हेलो फ्रेंड्स, अब थोड़ी थ्योरेटिकली चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ना है, लेकिन बिफोर की प्रोग्राम की तरफ फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाएं हम लोग और उसको स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है पहले ही। क्या पता है, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो काम किस पे कर रहे हैं, डेटा पे, और वो काम कैसे कर रहे हैं, दैट इज कोड। जैसे ना हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं अगर मान लीजिए, तो पढ़ाई कैसे करेंगे वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और पढ़ाई किस चीज़ से करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बुक्स का होना ज़रूरी है, कॉपी का होना ज़रूरी है, पेंसिल का होना ज़रूरी है, पेन का होना ज़रूरी है। ये सब क्या है? ये सब डेटा है। और पढ़ाई करेंगे कैसे, इसकी भी तो प्लानिंग होनी चाहिए ना, कि कैसे पढ़ें इस चीज़ को, क्या प्लान करें, स्ट्रक्चर क्या है। अगर मान लीजिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो उसका भी एक तरीका होगा पढ़ने का। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसका एक तरीका अलग होगा। तो कैसे पढ़ाई करना है वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है? कोड। कोई भी काम करते हैं ना दुनिया में, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे किया जा रहा है, दैट इज डेटा, और कैसे किया जा रहा है, दैट इज कोड। राइट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि किस पे कैलकुलेशन कर रहे हो और वो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। राइट, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो कि इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। राइट, जैसे कि सी। जो कोड है ना उसको हम लोग टेक्निकली पता है क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। सी लैंग्वेज में मेथड कहते हैं, जावा में। राइट, और ये जो डेटा है ये कहाँ स्टोर करते हैं? वेरिएबल्स के अंदर। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री की बात करें तो डेटा स्टोर कहाँ करोगे? वेरिएबल्स पे। और कोड किस पे लिखोगे? फंक्शन और मेथड पे। फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर हम सी की बात करें तो सी वो लैंग्वेज है जो ज़्यादा फोकस किस पे करता है? कोड पे। इसलिए सारा काम जो है ना वो फंक्शन पर बेस्ड है। प्रिंटफ अगर आपने नाम सुना होगा, अगर सी लैंग्वेज जानते हो तो उसके लिए बोल रहे हैं, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे बताऊंगा कि रिलेट नहीं करूंगा, मतलब उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर जानते हो तो प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटसीएच, क्लियर स्क्रीन, कोई भी जो है ये सारा चीज़ जो नाम यूज़ कर रहे हो, मेन, ये सब क्या है? ये सब फंक्शन है ना। वहाँ फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर काम फंक्शन के थ्रू करते थे। लेकिन पता है ये सी की एक ड्रॉबैक है कि वो ज़्यादा फोकस इस पर कर दिया, डेटा को लेस इंपॉर्टेंट कर दिया हो। जबकि आज की इंडस्ट्री में ना डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा आज ना गूगल हम लोगों से पैसे नहीं लेता है। क्या लेता है हमारा? वो डेटा। वो हमसे अर्न तो नहीं कर रहा है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज की फ़ी कौन दे रहा है? आप स्टूडेंट्स दे रहे हो ना कॉलेज वालों को। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा फ़ी कलेक्शन होगा। तो उनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, क्योंकि वो डायरेक्टली पैसा ले रहे हैं। और जिसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर है ना, गूगल, फेसबुक, वो 1 रुपया नहीं लेता उनसे। लेकिन वो क्या लेता है उससे? डेटा लेता है, और वो डेटा ले करके वो कमा रहा है उस डेटा से। तो डेटा को हम कैसे उसका इंपॉर्टेंस कम कर सकते हैं? इसीलिए ना जो उप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो दोनों को इक्वल वेटेज दिए हैं। दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। अब दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट कैसे होगा? तो क्लास के अंदर। तो जावा में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्लास क्या होता है। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि जावा में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर है ना, या उप्स लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर है ना, तो वो कौन सा है? क्लास है। और क्लास के अंदर ही वो वेरिएबल्स रखा जाता है, और क्लास के अंदर ही मेथड्स रखा जाता है। हम लोग ना जावा में मेथड यूज करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन क्लास के अंदर होता है उसका नाम मेथड हो जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पे हर चीज क्लास के अंदर होना है, सब कुछ क्लास के अंदर होना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लास है। तो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर जो कोड लिखते हैं ना, वो मेथड के अंदर लिखते हैं, उसको मेथड कहते हैं। और वेरिएबल, तो वेरिएबल, मेथड, सब कुछ कहाँ है? क्लास के अंदर। तो जावा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लास। ठीक है। पता है हमारे स्टूडेंट लाइफ में, टीचिंग लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बुक्स। तो जब बुक्स इंपॉर्टेंट है ना, तो पता है कॉलेज वालों ने क्या कर रखा है हमारे लिए? एक लाइब्रेरी ओपन कर रखा है। क्या रखा है लाइब्रेरी में?
बुक्स, क्योंकि बुक से ही पढ़ाई करना है ना, तो बुक्स, उन्होंने बुक्स रख रखा है, सारा एक लाइब्रेरी बना दिया है। और जावा की प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लास। तो यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत ज्यादा क्लासेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं जो जावा ने खुद बना के डेवलप करके रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दो दो करके, लेकिन ये दो नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं, राइट। मैं सिर्फ समझाने के लिए दो दो लिख रहा हूं। पता है, जब आपको ना, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, मान लो आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है, बहुत सारी बुक्स रखे हुए हैं, और मान लीजिए 1 लाख बुक रखे हुए हैं, और मैंने कहा आपको एक बुक ढूंढ के लाने में, तो दिक्कत होगी ढूंढने में। दिक्कत कब नहीं होगी? उसको हम कैटेगराइज करके रखेंगे, अरेंज करके रखेंगे, तब दिक्कत नहीं होगी। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए मैकेनिकल की बुक एक तरफ रखेंगे, सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलग रखेंगे, और सब अगर इस तरह से कैटेगराइज करके रखेंगे ना अलग अलग, तो मैं अगर सीएस ब्रांच से बिलोंग करता हूं तो मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली सीएस वाले में जाऊंगा। अब सीएस में भी कौन सा मेरा सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, मैं अगर फाइनल ईयर में हूँ तो फाइनल ईयर वाले सेक्शन में जाऊंगा, उसमें भी सब्जेक्ट में जाऊंगा। तो कैटेगराइज करके इसलिए रखते हैं ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। वैसे यहाँ पे क्लासेस बहुत सारे हैं और क्लासेस को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, बड़ा सा जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये लाइब्रेरी है लेट सपोज, और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, क्योंकि लाइब्रेरी, यहाँ जावा में जो क्लासेस बने हुए हैं ना, वो कैसे कैटेगराइज करके रखे गए हैं, कैटेगराइज किस बेसिस पे किए गए हैं? पैकेजेस के बेसिस पे। तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, दिस वन इज पैकेज, ये सब क्या है? ये सब पैकेजेस हैं। और मैंने डॉट डॉट इसलिए लिख रखा है क्योंकि सिर्फ 4 ही पैकेज नहीं है, बहुत सारे पैकेजेस हैं, और उस पैकेज के अंदर में क्लासेस हैं। जैसे एक पैकेज का नाम क्या है? java.lang, दूसरे पैकेज का नाम क्या है? java.awt, तीसरे पैकेज का नाम java.io, java.util, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं, और पैकेजेस के अंदर बहुत सारे क्या हैं? क्लासेस हैं। पैकेजेस के अंदर बहुत सारे क्या है? क्लासेस। जैसे सिस्टम, स्ट्रिंग, फ्रेम, टेक्स्ट फील्ड, स्कैनर, रैंडम, रीडर, राइटर, ये सब क्या है? क्लासेस हैं। और क्लासेस कहाँ रखे गए हैं? पैकेजेस के अंदर। और पैकेज कहाँ है? लाइब्रेरी के अंदर। क्यों किया गया ऐसा? ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो, कैटेगराइज करके रखा गया है ताकि बिल्कुल ढूंढने में दिक्कत ना हो। भले ही जावा का कंपाइलर इंटरप्रेटर ढूंढेगा, लेकिन उसके भी तो स्पीड अप करना है, उससे भी तो सिस्टम, अगर हम सिस्टमेटिकली रखेंगे चीज़ों को तो वो भी जल्दी से काम कर पाएगा ना। तो इसलिए इस तरह से रखा गया है चीज़ों को, राइट। तो स्ट्रिंग और सिस्टम एक ऐसा क्लास है जो java.language बेसिक जो फंक्शनैलिटीज़ के लिए जो क्लासेस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे है। जैसे कि आपको इनपुट लेना है, या रैंडम नंबर जनरेट करना है, या लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो यूटिलिटीज़ में हैं। और इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने सारे क्लासेस हैं वो सब यहाँ पे हैं। ये फ्रेम बनाने के लिए, ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए जितने भी सारे क्लासेस हैं वो सब यहाँ पे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पैकेजेस हैं, और पैकेजेस के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, इस तरह से अरेंज करके रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जावा में? क्लास का कॉन्सेप्ट। इसको मैं पूरे एक क्लास डेडिकेट करके बताऊंगा कि क्लास क्या है, लेकिन फिलहाल मैंने इतना बताया आपको कि क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, डेटा और कोड, और वो दोनों चीज़ कहाँ होती हैं? क्लास के अंदर जावा में। तो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, और जावा के कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्लास, और उसी के अंदर मेथड भी बनाएंगे, और उसी के अंदर हम वेरिएबल्स भी बनाएंगे, राइट। तो एक